नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया हैं। काफ़ी गैप हो चुका है, काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोगों ने पढ़ा था सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, है ना। एक सर्कुलर रिंग था, उसके एक्सिस पे x डिस्टेंस पे, सेंटर से x डिस्टेंस पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करा था। और वो कितना था? KQX बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब। ये था, कुछ इस तरह का था। यह आपका रिंग था और यहाँ से इस पे चार्ज हम लोग Q देते थे और ये सेंटर से x डिस्टेंस पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते थे। तो वो आता था KQX बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2, ठीक है। एंड दिस इज द रेडियस r, रेडियस ऑफ रिंग r, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए और इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। मान लीजिए कि आपको पूरा रिंग नहीं दे, एक रिंग का टुकड़ा दे, है ना, छोटा सा, तब कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। बस बेसिक आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो KQ बाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद में क्वेश्चन कुछ भी पूछे हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। चलिए मान लेते हैं कि एक आर्क है ना, ऐसा एक आर्क है थीटा एंगल का, है ना। और इसका ये इस पे हम लोगों ने चार्ज दिया है। इसका रेडियस r है और चार्ज हम लोगों ने इस पे लैम्डा कूलम पर मीटर दिया है ना। अब आपसे बोल रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, ठीक है। इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना, इस आर्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग, यहाँ ध्यान से देखिए, अलग अलग पॉइंट्स के कारण अलग अलग डायरेक्शन में होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ वाले पॉइंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहाँ वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सारे पॉइंट्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अलग होगा, है ना। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, आपको बता चुके हैं। ऐसे केसेस में हम इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं और इंटीग्रेशन से करते हैं, है ना। तो चलिए फिर से वही काम करते हैं। हम लोग यहाँ से ऐसा आर्क है आपका, है ना, थीटा, और बड़ा कर लीजिए, थीटा एंगल का टोटल एंगल थीटा है। हम क्या करते हैं, इसमें एक किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे जाके एक एलिमेंट लेते हैं और फिर हम लोग काम करते हैं, है ना। तो आइए यहाँ से हम अल्फ़ा एंगल पे जाके एक एलिमेंट ले लिए डी अल्फ़ा, ठीक है। तो जो ये वाला एलिमेंट आएगा, ये वाला जो लेंथ आएगा, आप जानते हैं आर्क का लेंथ कितना होता है, r इंटू थीटा। तो r रेडियस तो इसका r है और थीटा के जगह पे कितना है, डी अल्फ़ा। तो इसका लेंथ हो गया r डी अल्फ़ा। तो चार्ज ऑन एलिमेंट कितना हो जाएगा सर? हम तो जानते हैं चार्ज क्या होता है, लेंथ इंटू चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी तो लैम्डा है, तो लैम्डा, और लेंथ कितना है, r इंटू डी अल्फ़ा। तो ये रख दिए। अच्छा भाई, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन किधर होगा? उसका डायरेक्शन तो ये होगा, इसको हम बोलते हैं डी, ठीक है। डी इस डायरेक्शन में हुआ। अच्छा, डी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? डी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा, के क्यू। क्यू कितना है, क्यू तो ये हो गया डी क्यू। तो लैम्डा आर डी अल्फ़ा, लैम्डा आर डी अल्फ़ा बाई ये कितना हो गया, ये लेंथ कितना है r,
तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये तो डी है। अब यार सबका डायरेक्शन बदल रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंपोनेंट करना पड़ेगा, और कंपोनेंट करके क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। हाँ भाई, कंपोनेंट करके हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलिए कंपोनेंट करते हैं। तो इसका एक कंपोनेंट, ये एंगल हमने कितना माना है, अल्फ़ा, तो ये भी एंगल कितना होगा, अल्फ़ा। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, डी ई कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और इधर वाला जो कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, डी ई साइन अल्फ़ा, ठीक है। डी कॉस अल्फ़ा, डी साइन अल्फ़ा। अच्छा सर, तो ये तो हम निकाल लिए। अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो तो दोनों डायरेक्शन में हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो चलिए, इस डायरेक्शन में जो आ रहा है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ई हॉरिजॉन्टल, है ना। तो अगर हम ई हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो ई हॉरिजॉन्टल कितना होगा, इंटीग्रेशन डी ई कॉस अल्फ़ा, है ना, इंटीग्रेशन डी कॉस अल्फ़ा। चलिए भाई, डी कॉस अल्फ़ा, तो डी का वैल्यू रखते हैं, डी का वैल्यू रखेंगे तो ई एच हॉरिजॉन्टल में कितना आएगा, डी का वैल्यू रखिए के लैम्डा आर डी अल्फ़ा बाई आर स्क्वायर। यहाँ एक आर से एक आर कट जाएगा तो एक ही बचेगा, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं डी अल्फ़ा, आर स्क्वायर नीचे था, एक आर से एक आर कट गया, कितना बचा आर। अच्छा भाई, इनटू कॉस अल्फ़ा, डी कॉस अल्फ़ा लिखना है, कॉस अल्फ़ा, इसका इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखिए, तो ई एच कितना हो जाएगा, के लैम्डा आर सब कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे, के लैम्डा आर, के लैम्डा बाई आर कॉस अल्फ़ा डी अल्फ़ा, इंटीग्रेशन। लिमिट लगाते हैं सर, लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना है, 0, और यहाँ पे एंगल कितना है, थीटा, है ना। तो थीटा 0 से थीटा तक वैरी कर रहा है, तो रख दीजिए 0 से थीटा। तो क्या हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर, कॉस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से थीटा, ठीक है। चलो 0 से थीटा हो गया तो कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर, साइन अल्फ़ा के जगह क्या रखेंगे, साइन थीटा माइनस साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो इस तरह से ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा, ये होगा साइन थीटा माइनस 0, तो 0 का कोई ये नहीं है, तो ये हो गया ई एच, हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हो गया, है ना। अब वर्टिकल में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो डी ऐसे लिखते हैं, ई वर्टिकल बराबर इंटीग्रेशन डी ई साइन अल्फ़ा। अब डी साइन अल्फ़ा, तो देखिए डी का वैल्यू फिर से वही रखेंगे, सिर्फ कॉस के जगह पे क्या होगा, साइन होगा, तो ये कांस्टेंट जो बाहर है वो तो रहेगा ही। ई वर्टिकल बराबर के लैम्डा बाई आर साइन अल्फ़ा डी अल्फ़ा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से थीटा ही। चलिए भाई, के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट है, बाहर रह गया, साइन अल्फ़ा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है, माइनस कॉस अल्फ़ा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से थीटा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, तो ई वी का वैल्यू कितना आ गया, के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर, लिमिट रखेंगे तो कॉस थीटा माइनस 0, कॉस थीटा माइनस कॉस 0, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 0 चूँकि माइनस है इसलिए पहले कौन आ जाएगा, कॉस 0 माइनस कॉस थीटा, कितना आएगा, कॉस 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा, है ना। अब वैल्यू रखते हैं, के लैम्डा बाई आर, कॉस 0 का वैल्यू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा। चलिए यहाँ तक। अब यार हमें थोड़ा सा इधर इरेज करना पड़ेगा क्योंकि जगह का कमी है, ये सब आप लोग जानते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पे वर्टिकल भी निकाल लिए, हॉरिजॉन्टल भी निकाल लिए। अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं ना। तो हम जानते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में जो है उसका स्क्वायर प्लस वर्टिकल में जो है उसका स्क्वायर, और सबका क्या कर लेंगे, रूट ले लेंगे।
तो हॉरिजॉन्टल में कितना है, देखिए के लैम्डा बाई आर साइन थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस वर्टिकल में कितना है के लैम्डा बाई आर 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, इसका भी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए के लैम्डा बाई आर दोनों में है, के लैम्डा बाई आर का होल स्क्वायर, इधर से क्या बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसका 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए कितना है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस बी कितना है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, ए कितना है 1, बी कितना है कॉस थीटा। ठीक है, सारे का रूट। अब ध्यान से देखिए ये वाला टर्म रूट से बाहर निकलेगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्या होगा के लैम्डा बाई आर। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस ये 1 माइनस 2 कॉस थीटा, है ना, इसका रूट। तो यार क्या हो जाएगा, सॉरी के लैम्डा बाई आर तो बाहर है, तो के लैम्डा बाई आर 1 प्लस 1 2 माइनस 2 कॉस थीटा, है ना। तो 2 यहाँ पे अगर कॉमन कर लेंगे रूट के अंदर 2 कॉमन कर लिए तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा, है ना। अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। कैसे, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अगर होता है, ठीक है, तो इसको लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ध्यान से देखिए यार यहाँ पे 2 थीटा था तो यहाँ पे क्या लिखे थीटा लिखे, हाफ कर दिए। अब यहाँ पे थीटा ही है तो इसका हाफ कितना होगा बाई 2। ठीक है, चल तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे के लैम्डा बाई आर 2 इंटू इसका क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये रूट से बाहर निकलेगा तो दो ये 4 है, तो 4 का बाहर आएगा तो कितना होगा 2, तो कितना हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये आंसर है, तो इसे नोट करिए, है ना, स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। रिंग का जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, है ना, ये इस तरह का रिंग है। अब इसके सेंटर पे, है ना, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0 होता है ना, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे एक माइनस क्यू चार्ज रखा, ठीक, माइनस क्यू चार्ज जिसका मास कितना था m, ठीक है, मास m, और इस पे कैपिटल क्यू चार्ज है, माइनस क्यू छोटा, और इस रिंग पे बड़ा क्यू चार्ज, है ना। अब यार चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना है 0 है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे 0 है तो वहाँ पे जो स्मॉल क्यू जो नेगेटिव चार्ज हमने रखा है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा 0। वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा 0, मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब माइनस क्यू जो हमने रखा है वो इक्विलिब्रियम में है। अब ये थोड़ा सा हमें देखना होगा कि वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, है ना। चलिए तो इस बात का थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे है वो। यार मान लीजिए कि ये तो पॉजिटिव है, अब हम ये माइनस क्यू को अगर इसके एक्सिस पे इधर थोड़ा सा सरका दे, यहाँ पे रखते माइनस क्यू को, तो आप सोचो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है। अब चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स तो इधर लगेगा। यार फोर्स इधर लगेगा, इसका मतलब ये अपने मीन पोजीशन पे, अपने ओरिजिनल पोजीशन पे खींच के ले जाना चाहेगा। हाँ, तो इसका मतलब हम तो जानते हैं कि अगर
हम इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करें और वो वापस अपने पोजीशन पे आने लगे, उसके अपने पोजीशन के तरफ फोर्स लगने लगे, तो उसे हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और स्टेबल इक्विलिब्रियम जब होता है तो वहाँ पे SHM होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हमें समझ में आया। हालांकि क्वेश्चन ये नहीं पूछा था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर हम -q को थोड़ा सा विस्थापित कर दे, डिस्प्लेस कर दे, तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होगा, है ना, दोलन का आवर्तकाल क्या होगा। आप इसको क्वेश्चन लिख लेंगे इंग्लिश में, लिखेंगे कि इफ़ -q इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि -q को थोड़ा सा विस्थापित कर दिया जाए तो दोलन का आवर्तकाल ज्ञात करें, है ना। चलिए अब थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब यार यहाँ पे था, जहाँ से हम थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए x, ठीक है, कितना डिस्प्लेस किए x डिस्प्लेस किए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQX बाई, इसका रेडियस मान लीजिए r है, तो कितना हो जाएगा r² प्लस x² का पावर 3/2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। फोर्स किधर लगेगा, इधर, तो फोर्स कितना हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा QE, हम तो जानते हैं, तो Q KQX बाई r² प्लस x² का पावर 3/2। अच्छा यार, ये डिस्प्लेसमेंट जो x है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है, यानी x इज वेरी लेस देन r, है ना। तो इसलिए हम r² प्लस x² है, इसमें x² को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। जब नेग्लेक्ट करेंगे तो हम सीधे सीधे इसको क्या लिख सकते हैं, r²। तब कितना हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए ध्यान से, तब हो जाएगा आपका फोर्स जो होगा वो कितना होगा, देखिए KQX बाई r² प्लस x² का पावर, r² प्लस x² को तो हम क्या लिख लेंगे, r², और r² का पावर 3/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 3 बच जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा, r3। तो फोर्स बराबर कितना हो गया, ये KQX बाई r3। हम जानते हैं F अगर होता है KX के बराबर, तो जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई अंडर रूट m/k, है ना। तो आइए, तो यहाँ पे देखिए x की जगह x है और k की जगह ये सारा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई अंडर रूट m/k के जगह पे कितना है, KQX बाई, सॉरी x थोड़ी लिखेंगे, k के जगह पे KQQ बाई r3, तो r3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। दिस इज द टाइम पीरियड। ठीक है, तो स्क्रीन पॉज कीजिए और इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए कि एक रिंग है, इस पे चार्ज Q है, ठीक है, और यहाँ से एक रॉड इनफाइनाइट है ना, सेमी इनफाइनाइट है, एक ही तरफ अनंत तक गया है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, और इसका रेडियस r है, ठीक है, किसका, रिंग का रेडियस r, और इसका लेंथ तो इनफाइनाइट है, और इस पे जो चार्ज है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर। तो आपसे बोला कि फाइंड फोर्स ऑन रॉड ड्यू टू रिंग। आपसे ये भी पूछ सकता था कि फाइंड फोर्स ऑन रिंग ड्यू टू रॉड, क्यों, चूँकि हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इट इज़ एन एक्शन रिएक्शन पेयर। इसका मतलब ये हमारे पास दो चार्जेज हैं, तो ये इस पे जितना फोर्स लगाएगा ये भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा, तो रॉड रिंग पे जितना फोर्स लगाएगा रिंग रॉड पे भी उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो चलिए, छल्ले के कारण रॉड पे बल निकालना है ना। आइए कैसे करेंगे इसमें,
यार एक बात बताइए, इसमें हम जानते हैं क्योंकि रिंग है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं KQ(x) बाई R² प्लस x² का पावर 3/2 ये होता है। तो यार x जैसे जैसे वैरी होगा, यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 0, यहाँ पे x कुछ है, फिर x धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है और x कहाँ तक जा रहा है अनंत तक। तो x का वैल्यू बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा भाई साहब तो इलेक्ट्रिक फील्ड बदलने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी बदलेगा। तो इसको हम लोग फिर से ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसके लिए हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आइए कैसे करते हैं, आप लोग आंसर का फिगर अलग बनाएंगे। यहाँ से हम x डिस्टेंस पे जाके dx का एक एलिमेंट ले लेते हैं, है ना। तो इस dx पे जो चार्ज आएगा वो कितना होगा, लैम्डा इंटू dx। तो चार्ज ऑन dx कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू dx। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं चार्ज क्या होता है, लैम्डा इंटू लेंथ, तो लेंथ इसका कितना है dx है। चलिए अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट dx पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहाँ से कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो कितना होगा, E बराबर KQ(x) बाई R² प्लस x² का पावर 3/2, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो फोर्स कितना होगा, ये dx पे, फोर्स ऑन dx को df बोल देते हैं। तो जो df आ रहा है वो कितना होगा, q इंटू ई। ठीक है, तो q कितना है भाई साहब, लैम्डा dx और e कितना है KQ(x) बाई R² प्लस x² का पावर 3/2। तो ये तो साहब df आया, हमको फोर्स निकालना है। तो फोर्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ df, इट मीन्स इसका इंटीग्रेशन। तो वो कितना आएगा, अब देखिए यहाँ से लैम्डा कांस्टेंट है तो लैम्डा को बाहर कर लिए, k भी कांस्टेंट है तो k को बाहर कर लिए, q कांस्टेंट है q को बाहर किए। अब ये फंसा x बाई R² प्लस x² की पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखिए, ये इंटीग्रेशन बहुत टफ है ना, ऐसे डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, और ऐसे इंटीग्रेशन हमारे फिजिक्स में बार बार आएंगे। तो उसके लिए कैसे करना है वो आप मैथमेटिक्स में सीखेंगे, मैथ वाले सर सिखाएंगे, लेकिन फिर भी क्योंकि हमें ज़रूरत है और बार बार ज़रूरत है, इसलिए ऐसा इंटीग्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलिए, ये जो ऐसा टर्म आ जाए कुछ a² प्लस x² का पावर समथिंग 3/2 ऐसे, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, इस पूरे को ऐसे मान लेते हैं R²। ये प्रोसेस है, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। R² प्लस x² को हमने क्या मान लिया, t², कोई दिक्कत। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में कर देते हैं। तो dR² प्लस x² बाई dt बराबर dt² बाई dt। हम जानते हैं इंटीग्रेशन dx का पावर n बाई dx बराबर होता है nx का पावर n-1। तो ये वाला देखिए, फिर ये तो दो टर्म में टूट जाएगा, dR² बाई dt प्लस dx² बाई, चूँकि ये x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये x है यहाँ पे और t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पे dx कर दें और यहाँ पे dx बाई dt कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए dx कट जाएगा, क्या बचेगा, dx² बाई dt, तो वही है ना, चेन रूल जिसको बोलते हैं, आपको बताया जा चुका है। और इसका क्या हो जाएगा, 2t का पावर 2-1 यानी कि 1, बस 2t। ये तो कांस्टेंट है तो इसका इंटीग्रेशन 0, ये तो ख़त्म ही हो गया 0। और इसका कितना हो जाएगा, dx² है, dx² बाई dx, तो कितना हो जाएगा 2x इंटू dx बाई dt बराबर 2t। 2 से 2 तो कैंसिल आउट, ये आप लोग जानते हैं। अब यहाँ से अगर हम x dx लिखें तो कितना होगा, t को उधर dt को उधर भेज दें तो गुना हो जाएगा t dt।
अब यार एक्स डी एक्स का वैल्यू हमें पता चल गया टी डी टी। अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे एफ का इंटीग्रेशन करना है, तो चलिए इसको रखते हैं। एफ बराबर क्या हो जाएगा, के लैम्डा क्यू। अब dx छूट रहा है क्या, अच्छा यहाँ से dx छूट रहा था, dx यहाँ पे होगा, है ना। तो x dx के जगह पे हम क्या रखते हैं, x dx के जगह पे हम रखते हैं t dt, है ना, t dt बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको तो हम रखेंगे कितना, टी स्क्वायर। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हमने रखा टी स्क्वायर, और इसका पावर 3/2। यहाँ से ये कट गया तो क्या बचा, टी क्यूब। एक टी से कटेगा तो कितना बचेगा, इधर तो क्या रहेगा, के क्यू लैम्डा टी स्क्वायर नीचे में, क्योंकि टी क्यूब नीचे में आ रहा है, तो एक टी से एक टी कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा, टी स्क्वायर, और उसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा, टी का पावर -2। रखिए, अभी इतना ही रखिए, इंटीग्रेशन इधर डी टी बाई टी स्क्वायर। तो एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर है तो टी का पावर -2, पहले कांस्टेंट वाला लिख लीजिए, के क्यू लैम्डा टी टू द पावर -2 इंटू डी टी। अब यार हमें लिमिट रखना है। अब देखिए डी टी के टर्म में, टी के टर्म में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमें लिमिट किसका रखना पड़ेगा, टी का। तो टी का लिमिट कैसे निकालेंगे वो भी देखिए, चूँकि ये आपको करना है, ऐसा हमें बार बार आएगा। तो चलिए, हमें तो x का लिमिट पता है कि x का वैल्यू यहाँ पे 0 है और ये अनंत तक जा रहा है, तो x का वैल्यू 0 से अनंत, ठीक है, x का वैल्यू 0 से अनंत। तो चलिए इसमें रखते हैं, x का वैल्यू जब 0 रखेंगे, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है, तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टी स्क्वायर है, तो x का वैल्यू जैसे 0 रखे तो टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो टी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, और x का वैल्यू जब इन्फिनिटी रखेंगे, x का वैल्यू जब इन्फिनिटी रखेंगे, अनंत रखेंगे, तो ध्यान से देखिए, आर स्क्वायर प्लस अनंत स्क्वायर, अनंत स्क्वायर यानी अनंत, अनंत में किसी चीज़ को जोड़ेंगे, ठीक है, तो अनंत ही आएगा, यानी टी स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, अनंत, अनडिफाइंड, यानी टी का भी वैल्यू कितना आएगा, टी का भी वैल्यू आएगा इनफाइनाइट। यानी जब x 0 है तो टी स्क्वायर आर स्क्वायर है, यानी कि टी कितना है, आर, और जब x इन्फिनिटी है तो t भी कितना है, इन्फिनिटी। तो मेरा लिमिट x का लिमिट कितना था, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी। तो जब x 0 था तो उस टाइम t कितना है, r, तो x जब 0 था तो उस टाइम t कितना है, r, और जब x इन्फिनिटी हो गया तो t कितना हो गया, इन्फिनिटी। तो हमारा लिमिट कितना हो गया, r से इन्फिनिटी। क्लियर है। तो ऐसे हमें इंटीग्रेशन करना है, ये इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है ना। मैथमेटिक्स वाले तो मैथ में पढ़ेंगे, लेकिन बायो वाले यहीं पे पढ़ेंगे, इसलिए ध्यान से। चलिए, तो के क्यू लैम्डा और टी का पावर -2 है, हम जानते हैं इंटीग्रेशन x का पावर n dx होता है, तो इंटीग्रेशन में कैसे लिखते हैं, x टू द पावर n+1 बाई n+1। तो यहाँ से कितना लिखेंगे, t का पावर n+1 यानी -2 + 1 कितना होगा, -1 बाई -2 + 1 यानी -1, लिमिट r से इन्फिनिटी। क्लियर है। तो फोर्स का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आएगा, के क्यू लैम्डा, और चूंकि t का पावर -1 है तो 1/t हो जाएगा, है ना, 1/t। चलिए, -1 है इसलिए माइनस रख दिए, और एक बार 1/t के जगह पे कितना रखेंगे, इन्फिनिटी, तो 1/∞ -1/r। क्लियर है। तो 1/∞ 0 और ये 1/r, और ये माइनस जाएगा तो क्या करेगा, प्लस करेगा, यानी फोर्स का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, के क्यू लैम्डा, ये कितना है 1/r, तो r। ठीक है, दिस इज द आंसर, ये आंसर। तो कोई ख़ास बात नहीं है, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, कर सकते हैं आप, कोई ख़ास बात नहीं है, और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। विदाउट कॉन्सेप्ट हम सवाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आपको जो डाउट हो रहा है वो मेरे से पूछें, मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ, जब पूछे तब मैं बताने के लिए तैयार हूँ, बस आप क्लियर करें, है ना।
इसमें आप लोग बहुत लापरवाही करते हैं, कभी किसी ने कुछ डाउट पूछने की कोशिश नहीं की, और जिन्होंने पूछा है उसको तो मैंने बताया हूँ, है ना। चलिए तो इसे नोट कीजिए स्क्रीन पॉज करके। नेक्स्ट हम लोग, और इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से था, इसको हम ऐसे ऐसे मान लो, ये रिंग और ये रॉड इनफाइनाइट रॉड है ना। तो इनफाइनाइट रॉड है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, हम पढ़ चुके हैं, इनफाइनाइट रॉड के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे बात करें तो इस एक इधर होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट होगा। अच्छा, उसी तरह से एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर होगा, हॉरिजॉन्टल, ये ई वर्टिकल। तो ध्यान से देखिए, हॉरिजॉन्टल वाले को काटेगा क्योंकि अपोजिट है। इसमें क्या बचेगा, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा, है ना, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट। और वो होता है ये कितना डिस्टेंस है, यहाँ से ये डिस्टेंस r है। तो r डिस्टेंस पे सेमी इनफाइनाइट रिंग के कारण, सेमी इनफाइनाइट रॉड के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाया गया है। याद कीजिए, आपको इनफाइनाइट रॉड के कारण भी पढ़ाया गया है, इनफाइनाइट वायर के कारण, और सेमी इनफाइनाइट वायर के कारण भी पढ़ाया गया है। तो वो कितना था सर, वो जो आता था, वो मेरे समझ से EV जो आता था, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आता था के लैम्डा बाई आर, ठीक है, वो आता था के लैम्डा बाई आर। तो अब ध्यान से देखिए, के लैम्डा बाई आर इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, और यहाँ पे इस रिंग पे जो चार्ज है वो कितना है, Q, ठीक है। तो जो फोर्स होगा वो कितना होगा, Q इंटू ई। तो Q तो Q है, और E कितना है, के लैम्डा बाई आर। तो फोर्स कितना हो जाएगा, Q, E का वैल्यू के लैम्डा बाई आर। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई ख़ास बात नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट हमने कैसे क्यों लगाया, चूँकि जितना रॉड रिंग पे फोर्स लगाएगा उतना ही जितना रॉड रिंग पे लगाएगा उतना ही रिंग रॉड पे लगाएगा। चूँकि हम जानते हैं क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो एक्शन रिएक्शन पेयर होता है ना। तो ये हम लोग जानते हैं, इसलिए हम लोग कर लिए, है ना। तो दोनों का फोर्स सेम आएगा। तो चाहे तो हम पूरा प्रोसेस से भी कर सकते हैं इंटीग्रेट करके, और चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, आइए। चलिए मान लीजिए कि ये एक रिंग है ना, रिंग, ठीक है, और इस पे चार्ज कुछ Q रखे हुए हैं। तो एक और दूसरा पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q है जिसका मास m है, इसको हम यहाँ पे रख रहे हैं। आप सोचिए कि क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ठीक है, क्या ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो ध्यान से देखिए, चूँकि ये रिंग है, ये भी चार्ज पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, और चूँकि मास m है तो नीचे क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और ऊपर लगेगा QE। तो अगर mg QE बराबर है, अगर mg और QE बराबर है तो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो ऐसा कंडीशन हो सकता है कि नहीं हो सकता है कि दोनों बराबर हो, अब सोचिए, तो बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो इक्विलिब्रियम में तो हो सकता है, लेकिन सवाल ये नहीं पूछा कि इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा, आपसे ये पूछा है कि बताइए कि इसमें कितने पॉइंट पर इक्विलिब्रियम हो सकता है। मतलब अगर आपको ये बोले कि यहाँ से x डिस्टेंस पे Q चार्ज रखा हुआ है और ये इक्विलिब्रियम में है ना, ये कौन सी में है, इक्विलिब्रियम में, तो क्या है, x हैज डैश डैश वैल्यूज,
ठीक है, x के पास कितने वैल्यू होंगे, ऑप्शन है 1, 2, सी में 3, डी में नॉन ऑफ दीज, कुछ भी। ठीक है, अभी आप सोचिए तो थोड़ा सा स्क्रीन पॉज कीजिए और सोचिए। ठीक है, सोचिए कि कितने वैल्यू x के हो सकते हैं जहां वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, पहले सोचिए फिर आंसर सुनिए। स्क्रीन पॉज कीजिए और सोचिए कितना आंसर होगा, फिर आप लॉजिक लगाएं। चलिए समझते हैं। यार हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण होता है उसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ऐसे। तो एक मान लीजिए कि पर्टिकुलर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए x के कितने वैल्यू हैं, 2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर x1 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, और जब यहाँ से ये भी वैल्यू है x2 तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड के कितने पोजीशन पे वैल्यू सेम है, 2 पोजीशन पे वैल्यू सेम है। अच्छा, जो mg है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या उसमें कभी कोई चेंज आएगा, तो नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा फिक्स है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड फिक्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी फिक्स है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स फिक्स है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 2 पॉइंट पे सेम आ रहा है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम कितने जगह पे होगा, 2 जगह पे होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कितने जगह पे होगा, 2 जगह। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम 2 जगह पे होगा, ये बात समझ में हमें आ गया। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपको ये बोल दे कि चलिए 2 जगह है इक्विलिब्रियम। अब ऐसे बोले सवाल, यही रिंग है, यहाँ पे चार्ज जब Q मास M x1 पे है और एक बार x2 पे है, चार्ज Q मास M, और दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है। दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट्स है, मतलब दोनों पॉइंट्स पे इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो आपको बताना है कि x1 और x2 कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ये आपको बताना है ना। तो फाइंड वेयर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल। ठीक है, x1 पे भी इक्विलिब्रियम है, x2 पे भी इक्विलिब्रियम है ना। अब आपसे ये पूछा कि बताइए कि कहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कहाँ पे अनस्टेबल। अगर दोनों जगह स्टेबल है, दोनों जगह अनस्टेबल है, तो आप सोचिए, आप स्क्रीन पॉज कीजिए और सोचिए कि कहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टेबल है और कहाँ पे अनस्टेबल है ना। स्क्रीन पॉज कीजिए, सोचिए, फिर देखिए सॉल्यूशन। यार जो हमारा ग्राफ था वो तो यही था ना, ऐसे 2 जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम आता है। तो हाँ, अगर ये भी बात है कि अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पे हैं आप, तब एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तो ऐसा बोला नहीं गया है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम जनरल केस ही लेके चलेंगे, है ना। तो चलिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये x1 है और ये x2 है। अब सोचिए, यहाँ पे जो आपका Q है, तो नीचे तो फोर्स लग रहा है mg और ऊपर फोर्स लग रहा है QE। ठीक है, ध्यान दें, और दोनों फोर्स बराबर है, तब इक्विलिब्रियम है। अब x1 पे चलो, x1 पे हैं और x1 से हम आगे बढ़ते हैं। x1 से किधर बढ़ते हैं, आगे, मतलब x1 से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो x1 से जैसे ऊपर जाएंगे, ठीक है, x1 से किधर जाएंगे, ऊपर। तो x1 से ऊपर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ध्यान से देखिए, x1 से जब हम ऊपर गए, x1 से इधर आगे बढ़े, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ा। देखिए ध्यान से, x के इस वैल्यू के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वैल्यू है, मतलब x1 पे है और ऊपर की तरफ बढ़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ा। इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स क्या हुआ, बढ़ा। ऊपर वाला फोर्स बढ़ा और नीचे वाला फोर्स सेम है। इसका मतलब ये किधर भागेगा, ऊपर की तरफ भागेगा। बात समझे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि
जब हम x1 पे हैं, ठीक है, और x1 से आगे बढ़ रहे हैं, x1 देखिए कम डिस्टेंस x1 पे ही है, तो x1 से जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे हम x1 से ऊपर गए, x1 से ऊपर गए तो QE बढ़ गया और mg सेम है। तो QE जब बढ़ा मतलब ऊपर वाला फोर्स क्या हुआ, बढ़ा, मतलब ये Q अपने पोजीशन पे वापस नहीं आ रहा है, ये ऊपर की तरफ भाग रहा है। ये किधर भाग रहा है, ऊपर। जब हमने इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो ये किधर भागा, ऊपर। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए ये कहाँ आना चाहिए था, अपने जगह पे आना चाहिए था। बात समझ में आ रही है? तो अपने जगह पे आना चाहिए था, ये अपने जगह पे नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है, अनस्टेबल। ठीक है, कैसा है, अनस्टेबल। अच्छा चलिए भाई ऊपर वाला देखते हैं, x2 पे देखते हैं। x2 पे आइए, x2 पे अगर हम इधर बढ़ेंगे, जैसे ही इधर बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घट रहा है। इसका मतलब x2 पे हम जाके थोड़ा सा ऊपर करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू घटा, यानी ऊपर वाला फोर्स घटा। ऊपर वाला फोर्स कम है तो नीचे की तरफ खिंचाएगा, नीचे की तरफ खिंचाएगा तो अपने पोजीशन पे वापस आना चाहेगा। जब अपने पोजीशन पे वापस आना चाहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी x2 पे कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। हम जानते हैं इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, अगर फोर्स 0 है तो इक्विलिब्रियम है, अपने पोजीशन पे वापस आए तो उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन पे वापस नहीं आए तो उसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर है? तो आप इसे नोट करिए, बढ़िया सवाल था।